हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। ये एग्जामपुर टीम के द्वारा तैयार किए गए 10 मॉडल पेपर हैं जो स्पेशली विवेक सर ने यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बनाए हैं। जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो भी भाई बहन इस मॉडल पेपर को या प्रैक्टिस सेट को नहीं मंगा पाए हैं वो भाई बहन इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। ये अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और जिसने मंगाया है वो भी यहाँ से देख सकता है। ज़रूरी नहीं जिसने मंगाया नहीं है वही पढ़े, यहाँ से सभी पढ़ सकते हैं जिसकी इच्छा हो। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है। ऑप्शन ए निमिस्क, ब्रुसेल्स, बाकू, मोरोनिक। तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसकी मुद्रा, बेलारूस की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा इसकी रूबल है, रूबल। नेक्स्ट है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और इसकी मुद्रा यूरो। सी ऑप्शन में है बाकू। तो ये अजरबैजान देश की राजधानी है बाकू। इसकी मुद्रा है अजरबैजानी मनत, यानी इसकी मुद्रा क्या है? मनत। मोरोनिक, तो ये कोमोरोस की राजधानी है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, दूसरे का भी आंसर। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन हैं? तो विनय पिटक ये गौतम बुद्ध शिक्षाओं के संकलन हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 4 का ए। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने? तो ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर ने जेल की दीवारों पर कमला महाकाव्य लिखा था। तो 5 का ऑप्शन है बी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से इटली की मुद्रा क्या है? निम्न में से इटली की मुद्रा क्या है? तो 6 का डी यानी यूरो। यूरो इटली की मुद्रा है और अन्य देशों की भी यूरो मुद्रा है। तो किन किन देशों की और है? तो बेल्जियम की है। किस किस देश की है? यूरो बेल्जियम की है और साइप्रस की है, यूनान की है, आयरलैंड, इटली, फिनलैंड, फ्रांस। जो मैं बोल रही हूँ आप उसको ध्यान रखना। यूरो जिन देशों की मुद्रा मैं आपको एक ही बार में बता दे रही हूँ। फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्पेन और लग्जमबर्ग। इन देशों की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट ऑप्शन है रुपया। रुपया किन देशों की मुद्रा है? तो रुपया भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, सेशेल्स और मॉरिशस। इन देशों की मुद्रा रुपया है। दीनार किस देश की मुद्रा है? तो दीनार ऑप्शन सी में क्या है?
दीनार, तो दीनार कुवैत की मुद्रा है। पैसो किस देश की मुद्रा, ऑप्शन ए में क्या है, पैसो, तो पैसो अर्जेंटीना की मुद्रा है। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, पैसो। तो मैंने चारों ऑप्शन के बारे में जान लिया है। इटली की, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है इटली की मुद्रा क्या है, यूरो, यानी कि ऑप्शन डी, 6 का डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 21 मार्च को वन दिवस और 23 मार्च को शहीद दिवस। 23 मार्च को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस, और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। तो चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया है। 21 मार्च को क्या मनाते हैं, रिवीजन कर लीजिए। 21 मार्च को वन दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस, 23 को शहीद दिवस, 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 20 मार्च को गौरैया दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को पहली बार 1938 में इन्हें पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1938 में कांग्रेस को वार्षिक अधिवेशन था। कांग्रेस का क्या था 1938 में, उनका वार्षिक अधिवेशन था। तो वो अधिवेशन हरिपुरा में होना तय था और उस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया था। तो इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को पहली बार 1938 में चुना गया। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 8 का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अबुल कलाम किसके लेखक हैं, तो ये इंडिया विंस, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, अबुल कलाम की पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। और इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने माई ट्रुथ, इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है, माई ट्रुथ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 10 नंबर, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या था, तो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या था, तो उसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन बी। 10 का बी ऑप्शन सही है, 10 का बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, गलत जोड़ी का चयन करना है, रेलवे जाने और उसके मुख्यालय। तो इसमें गलत क्या है, सेंट्रल रेलवे मुंबई CST सही है, पूर्व मध्य रेलवे गोरखपुर नहीं, पूर्व मध्य रेलवे गोरखपुर में नहीं है, उत्तर रेलवे दिल्ली में, उत्तरी रेलवे दिल्ली में, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली में, तो ये सही है, ऑप्शन बी इसका गलत है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 11 का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है, भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है, तो पश्चिम बंगाल। कौन सा है राज्य, पश्चिम बंगाल जो है वो जूट का अग्रणी उत्पादक है। बिहार भी जूट का उत्पादन करता है। सिक्किम इलायची का उत्पादक देश है, इलायची का उत्पादक देश सिक्किम है। बिहार जो उत्पादक राज्य है वो सब्जियों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वहाँ आलू, प्याज, जो मैं सुन रही हूँ आप उस पर ध्यान देना क्योंकि स्क्रीन छोटी है, मैं आपको मोबाइल से पढ़ाती हूँ, तो इसलिए आप मैनेज कर लेना प्लीज़ सभी लोग, बस आप पढ़ना मन से। इलायची, सिक्किम, सब्जियों का चौथा आलू, प्याज और बैगन, ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार। और फूल गोभी का भी, फलों को अगर ले लें तो फलों की खेती में यह लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिहार जो है फलों के अगर फल में ले लें तो ये लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सिक्किम इलायची, पश्चिम बंगाल जूट, और तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु राज्य धान, मक्का, किसका, धान यानी चावल, धान, मक्का, और इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि।
तमिलनाडु का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। तो ऑप्शन 12 का ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित है? तो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादक से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति कॉफ़ी और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। तो विश्व के हरित क्रांति के जो जनक है, ये हरित क्रांति टॉपिक से ये लिया गया है प्रश्न। तो विश्व के जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व हरित क्रांति के जनक हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन को और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। और ये जो हरित क्रांति का जो शब्द दिया था वो विलियम गॉड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम गॉड ने ये शब्द दिया था। सर्वप्रथम गेहूं के अंदर आती है हरित क्रांति। सबसे पहले किसके अंदर आती है? गेहूं के अंदर। पीली क्रांति तिलहन, श्वेत क्रांति दुग्ध या दूध डेयरी के जो वर्गीज कुरियन हैं इसके वो जनक श्वेत क्रांति के। रजत क्रांति के अंदर क्या क्या आता है? तो रजत क्रांति के अंदर आता है अंडे रजत क्रांति के अंदर आते हैं। गुलाबी क्रांति के अंदर झींगा मछली। गोल क्रांति में आलू गोल होता है तो वो गोल क्रांति। काली क्रांति के अंदर तेल। काली जो क्रांति है, कई टाइप की क्रांति होती है, तो काली क्रांति किसके अंदर आती है? तेल के अंदर आती है। उर्वरक क्रांति तो ये भूरी क्रांति के अंदर आ जाती है, यानी कि कॉफ़ी वॉफ़ी इसके अंदर आ जाता है। हर्टिकल्चर बागवानी से है। वर्टिकल्चर अंगूर। वर्मी कल्चर केचुआ और पिसी कल्चर मछली। इन सब के तो मैंने ये टॉपिक आपको पूरा ही बता दिया जो इम्पोर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली। भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ये मुंबई में है। और अखिल भारतीय फुटबॉल हॉकी इंडिया ये नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में। और उत्तर पश्चिम रेलवे का जो संभागीय मुख्यालय है वो जोधपुर में है। लेकिन उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है, लेकिन संभागीय जो मुख्यालय है वो जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आप इसमें एक और याद रखना, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। चलिए इस 15 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए विल्लो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 16, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार ग्रंथि द्वारा स्रावण होने वाला एंजाइम टाइलिन होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। पेप्सिन पेट में पाया जाने वाला एंजाइम है जो भोजन को प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। पेप्सिन क्या है? जो भोजन में प्रोटीन के पाचन में सहायता प्रदान करता है, और ये एंजाइम पेट में पाया जाता है, यानी स्टमक में। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो छोटी आंत में पाया जाता है। ये छोटी आंत में पाया जाता है। पाचन एंजाइम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन को पाचन एंजाइम। 16 का वैसे सी सही है। लार ग्रंथि द्वारा जो स्रावित होता है वो टाइलिन एंजाइम होता है, यानी कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है, तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया है। एमोनिक एसिड, तो एमोनिक एसिड ये चयापचय का काम करता है। यूरिया का ये एक उत्सर्जी पदार्थ है। ये स्तनधारियों में एक प्राकृतिक रूप से ये पाया जाता है।
नेक्स्ट क्या है, यूरिक अम्ल। तो यूरिक एसिड ये सरीसृप अपने नाइट्रोजन को कचरे में ये उत्सर्जित कर देते हैं। कौन? सरीसृप वर्ग के, उसमें सरीसृप वर्ग में ये यूरिक एसिड उनमें पाया जाता है जो अपने नाइट्रोजन कचरे को उत्सर्जित कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो 18 का डी सही है। 18 का डी किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी संगठन, व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम से कंप्यूटर दस्तावेज, संपत्ति या किसी सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड की चोरी करने के लिए भारत में क्या दंड है? तो इसकी चोरी करने के लिए भारत में क्या दंड है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 19 का डी वैसे सही है। 3 वर्ष की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। 3 वर्ष की कैद और रुपए जुर्माना कितने? 5 लाख रुपए जुर्माना। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक इमेज पिनिंग वेबसाइट है? तो इमेज पिनिंग वेबसाइट है वो है पिंटरेस्ट। क्या है? पिंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से इंद्र युद्ध अभ्यास यानी नौसेना किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो ये भारत और रूस के बीच आयोजित किया गया था, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उन योजना के अंतर्गत उन बैंक की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई? तो किन योजना? ऊन योजना के अंतर्गत उन बैंकों की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई? तो 22 का सी सही है, यानी उत्तराखंड। 23 नंबर प्रश्न है। उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? तो उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये क्षिप्रा नदी पर। किस पर? क्षिप्रा नदी पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके कुंभ मेला से रिलेटेड, वो जान लीजिए। कुंभ मेला जो है वो हिंदू धर्म, किसका? ये हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये भारत में 4 स्थानों पर लगता है। प्रत्येक 12वें वर्ष ये लगता है, हर स्थान पर ये 12 वर्ष बाद लगता है। तो ये किस किस जगह लगता है? वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद को ही हम प्रयागराज बोलते हैं, और हरिद्वार। नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार। नासिक महाराष्ट्र में लगता है, उज्जैन मध्य प्रदेश, यानी उज्जैन का जो मेला है क्षिप्रा नदी पर, ये कहाँ? उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में लगता है, एमपी। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और हरिद्वार उत्तराखंड। ये इन 4 जगह इस मेला का आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है। भारत में किस बड़े आतंकवादी घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन किया गया? तो 24 का बी ऑप्शन सही है, यानी 2008 के मुंबई आतंकी हमला में NIA का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 25। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंपिल मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये कंपिल का जो मेला है वो फरुखाबाद, कहाँ लगता है? कंपिल मेला फरुखाबाद में ये लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस किसके निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करती है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस DGP के निर्देशन पर एवं अधीक्षण में कार्य करती है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। नीति NITI यानी नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ आशय पत्र हस्ताक्षरित किया है? तो ऑप्शन 27 का डी सही है। 27 का डी एडोब। 27 का डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी ऑप्शन सी सही है। 29 नंबर।
निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो 29 का आंसर सी सही है। 29 का आंसर सी, विनियमन अधिनियम 1773। 29 का सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं बच्चों। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया, किस संघ की अवधारणा से लिया गया है? तो 30 का आंसर बी, कनाडा। भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकार यूएसए अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अमेरिका में इन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। आयरलैंड से क्या लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मौलिक अधिकार यूएसए से, और कनाडा से भारतीय संविधान मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है, कनाडा से। 31 प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद आर्टिकल 21। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। कौन सी सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश। 32 का सी आंसर। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र कहानी के लेखक हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 34 नंबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी 34 का बी आंसर। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया? विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला किस वर्ष पारित किया गया? तो 35 का ए, यानी 1856 में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का चौथा अध्याय संसद से संबंधित है। ऑप्शन सी 36 का सी आंसर। नेक्स्ट है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो ये नेक्स्ट प्रश्न है। लोसूंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? तो सिक्किम का लोसूंग। अब यहाँ से हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाता है। इससे मैंने पार्ट ए सामान्य ज्ञान का सॉल्व कर लिया है। अब हिंदी का तो चलिए सबसे पहले ये गद्यांश दिया गया उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो 39 से लेकर 42 तक इसके क्वेश्चन हैं। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। वर्तमान समय में व्यस्त होना सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अगर आप खाली बैठे हैं तो आप खुद ही परेशान होंगे कि आप खाली क्यों हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, एक पुरानी कहावत है। इसलिए व्यस्त रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम व्यस्त नहीं हैं तो लोग हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। ज़िंदगी में क्या करना है, हमें सोचें और विचार करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते रहें। आजकल लोग दूसरों को देखकर कोई काम करते हैं, लेकिन यह हमेशा के लिए उचित नहीं है। आगे, अगर हम खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ गलत भी कर सकते हैं। आजकल जो ज़्यादा झगड़ालू व्यक्ति होता है, समाज उसको इज्जत के साथ अपने पास रहने देता है, और वहीं जो व्यक्ति व्यस्त रहते हैं उनको ना लड़ने का वक्त है ना ही झगड़ने का। तो लोग ऐसे व्यक्तियों से दूर रहते हैं। अगर लोग हमसे दूर रहते हैं तब हमारे पास मौका होता है अपने आप को इंसान बनाने के साथ साथ महान बनाने का। नेक्स्ट है, आगे पढ़ते हैं। हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं। पढ़ाई मन लगाकर की जा सकती है। चिंतन मनन किया जा सकता है। हम अपने बारे में
यह सोचकर कि आप समाज में किस स्तर पर हैं, अपने स्तर को सुधार सकते हैं और सुख सुविधाओं की वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि हम खुद में व्यस्त हैं, इसलिए हम खुद का विकास अन्य की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। इतिहास में महात्मा बुद्ध हों या महावीर स्वामी या फिर स्वामी विवेकानंद, प्रत्येक महान पुरुष शुरू में ध्यान करने या तपस्या करने आदि कार्य में व्यस्त रहा है, तभी उसने इस समाज में इतनी उपलब्धि और महानता हासिल की है। असल में हम व्यस्त रहते तो कुछ भी कर सकते, हमारे लिए सफलता और नामुमकिन शब्द का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए व्यस्त रहने का प्रयास करना चाहिए और इस पर चिंतन और मनन जरूर करें। तो चलिए अब इसके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 39 नंबर, उपर्युक्त गद्यांश के उचित शीर्षक का चयन कीजिए। तो इसका उचित शीर्षक, गद्यांश का शीर्षक क्या है? व्यस्तता जरूरी है, यानी कि इंसान के जीवन में व्यस्तता बहुत ज़रूरी है। खाली नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, यानी कि हमें अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। तो यही इसका गद्यांश का शीर्षक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली दिमाग शैतान का घर, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? दिमाग कम होना, खाली बैठे रहना। खाली बैठे रहने से तरह तरह की खुरापात सूझते, घर में शैतानी। तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट है, क्योंकि खाली बैठे रहने से हमारे मन में तरह तरह की तूफान, तरह तरह की बातें दिमाग में आती, इसलिए हमें खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो 40 का आंसर सी इज़ द राइट आंसर। 41, लोग किस तरह के लोगों से दूर रहते हैं? जो व्यस्त व्यक्ति होते हैं, अभी मैंने पढ़ा था, उनसे लोग हमेशा दूर रहते हैं। झगड़ालू व्यक्तियों के पास रहते हैं, यानी कि उनको अपने साथ रखते हैं। लोग हमेशा झगड़ालू व्यक्तियों से दूर रहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, और अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठते हैं। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार व्यस्त व्यक्ति क्या कर सकता है? गद्यांश के अनुसार व्यस्त क्या स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकता है, सही है। पढ़ाई पर मन लगा सकता है, चिंतन मनन कर सकता है, यानी कि ऑल ऑफ दी उपर्युक्त सभी सही हैं। 42 का आंसर डी। नेक्स्ट है, झगड़ालू में प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। उपसर्ग आगे लगता है, झगड़ालू। तो इसका प्रत्यय क्या होगा? आलू, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए 44, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? हिमालय, अनाज, सेना, राम। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? सेना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। 45, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो मिश्र वाक्य क्या होगा? उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यानी ऑप्शन ए। 45 का ऑप्शन ए सही है। 46, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? या, रा, ल, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो हा, रा और वा, ये सही है। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? अब देख लीजिए। तो हाँ, इसमें अंतस्थ व्यंजन नहीं है, लेकिन या, रा, व, या, र, ला, वा, ला भी होता है, यानी कि 4 जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। हा जो है वो ऊष्म व्यंजन है। कौन सा है? हा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये 4 होते हैं, इनकी संख्या स, श, हा। टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 47, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ग महाप्राण कहलाता है। तथा सभी ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन सा, हा, और ये टोटल कितने होते हैं महाप्राण? ये 14 होते हैं। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम। प्रथम, तृतीय, यानी कि 135 ये होता है अल्पप्राण, इसको आप ऐसे याद रखना। और महाप्राण 24, महाप्राण 24, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किसके बाद आता है? 48 का, यानी ऑप्शन ए सही है इसका। 48 का ए ऑप्शन सही है।
और ये का छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो का यानी कि का प्लस सा, इससे मिलकर ये बनता है छत्री यानी कि छ। ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। छ क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 49, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कृतवाच्य, सॉरी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो नहीं है वो है जो, वो है जो और वह, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ, कुछ भी, सब कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, तो इसमें ये कर्म वाच्य है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है 51 का। बालक का बहुवचन होगा, तो बालक का बहुवचन क्या होगा? तो बालक का बहुवचन बालको, ऑप्शन सी 51 का ऑप्शन सी सही है। 52, गहने अलमारी में पद कारक है। तो अलमारी में पद कारक क्या है? इसमें अधिकरण कारक है। 52 का आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 53, वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। सुभाष चंद्र बोस एक मुखर वक्ता थे, तो वक्ता का विलोम हमें बताना है। तो वक्ता का विलोम क्या होगा? 53 का मूक। वक्ता का क्या हो जाएगा? वक्ता का विलोम मूक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 54, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सही शब्द मोती के पर्याय हैं? तो मोती के पर्यायवाची कौन? मोती के पर्याय 54, तो 54 का डी ऑप्शन सही है, गौहर, मुक्ता और सुक्तेज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? 55, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। भयानक का भय, भयानक का क्या हो जाएगा? स्थायी भाव भय। 8 रस संवेदनाएं होती हैं, कौन कौन सी? श्रृंगार रस का प्रेम, हास्य रस का विनोद, हास्य का विनोद, करुण का दुख, रौद्र का क्रोध जो मैंने आपको बता दिया, और वीर का वीरता, वीर का क्या हो जाएगा? वीर का वीरता, भयानक का भय, विभत्स का घृणा, विभत्स का क्या हो जाएगा? घृणा, अद्भुत का आश्चर्य। तो ये 8 रस संवेदनाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 56, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थवेद का चयन करना है। सही अर्थवेद का चयन करना 56, तो 56 का जो आंसर है वो है बी, यानी हेतु झुका हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 57, धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय? धार्मिक कौन सा प्रत्यय है? 57 का बी, एक प्रत्यय है, इसमें क्या हो जाएगा? एक प्रत्यय, 57 का बी आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 58, निम्नलिखित में से किस शब्द के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 58 का नीरव, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है 59, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी 59 का डी सही है। 60, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को प्राप्त हुआ था? तो ये हेमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, हेमतरंगिणी रचना के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 61, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने समन्वय, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 62, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम है विज्ञान गीत, यानी ऑप्शन बी 62 का बी सही है। 62 का बी सही है। नेक्स्ट है 63, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? बात बोलेगी के रचनाकार का नाम है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट है। 63 का ऑप्शन ए। 64, निम्न में से कल का अनेकार्थी शब्द का उदाहरण नहीं है। तो इस शब्द का उदाहरण क्या है? दुर्भिक्ष, इसका उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए सही है। चैन, शांति, आने वाला दिन, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो प्यास तद्भव है, लेकिन पुस्तक, पुस्तिका, पौत्र और पुरातन ये तत्सम है। 3 शेष 3 तत्सम है और एक वो जो है वो प्यास जो है वो तद्भव है, ऑप्शन बी 65 का भी ऑप्शन करेक्ट है। एक तो करेला दूजा नीम पर चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है?
एक बुराई पर दूसरी बुराई, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। 66 का डी। 67 तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा प्लस एव, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 68 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग विवाह पुल्लिंग है। 68 का सी ऑप्शन। 69 इनमें से कौन सा अंक का एक अर्थ नहीं है? तो अंक का एक अर्थ नहीं है चिन्ह, भाग्य, गोद, चंद्रमा। तो 69 का डी, यानी चंद्रमा नहीं है लेकिन चिन्ह, भाग्य, गोद। शेष तीनों अंक के अनेकार्थी हैं लेकिन चंद्रमा नहीं है। आगे चलते हैं। 70 इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण चौगुना। क्या होगा? चौगुना, ऑप्शन डी। 70 का डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, मैं कौन सा अलंकार है? तो 71 का ऑप्शन बी अतिशयोक्त अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। 72 निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 72 का मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाए हैं, यही गलत है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। मैं इसका कारण बता सकती हूँ, सही है, सारे सही हैं, तो 72 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 73 इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो ये तो गलत है। 73 तो 73 का ऑप्शन ए सही है, यही उज्ज्वल इसी टाइप से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 73 का उज्ज्वल। 74 स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो स्पर्शजन्य बीमारी का उपयुक्त संक्रमित, संक्रमणीय, संक्रांति, संक्रामक। तो 74 का ऑप्शन डी, यानी संक्रामक जो रोग होते हैं वो स्पर्शी बीमारी वाले होते हैं। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो वह बहुब्री समास कहलाता है, यानी ऑप्शन ए सही है 75 का। अगर साथियों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।